Good morning बच्चों, how are you? So today we will be discussing graph and with graph I will be also be giving you some insight idea of maxima and minima. तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। ये वही ग्राफ है जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े थे। अब क्या पढ़े थे ग्राफ में, हम बात करते हैं ग्राफ किस किस के बीच में पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में हो सकता है, डिस्टेंस टाइम के बीच में हो सकता है, ओके, और स्पीड टाइम के बीच में हो सकता है, स्पीड टाइम के बीच में हो सकता है, और वेलोसिटी टाइम के बीच में हो सकता है। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ ग्राफ्स, नंबर टाइप ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ। सपोज डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो, टाइम आपका इधर हो, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ चेंज हो रही होती है, क्वांटिटी चेंज हो रही होती है, उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं जनरली। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो ऐसा। अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसे पता चला? बता सकते हैं कैसे पता चला? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, जीरो टाइम पे सपोज यहाँ पे आप 4 मीटर पे खड़े, 1 सेकेंड के बाद कहाँ पे हैं? वहीं पे हैं। 2 सेकेंड के बाद वहीं पे हैं, 3 सेकेंड के बाद वहीं पे हैं, 4 सेकेंड के बाद वहीं पे हैं। यानी कि जब वहीं पे हैं, आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप किस में, रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं? रेस्ट पे हैं। समझ में आ रहा है? इसको, जिसको समझ में नहीं आ रहा है इस लाइन को हटा दो। 0 सेकेंड में 4 मीटर है तो यहाँ, 1 सेकेंड में अगर 4 मीटर है तो उसको आगे बढ़ाओ, डॉटेड लाइन। 2 सेकेंड में भी 4 मीटर है तो ऐसे, 3 सेकेंड में भी 4 मीटर है तो ऐसे। तो इसका मतलब जब आप ऐसे सबको जोड़ देंगे तो कैसा आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है क्या? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसके लिए जो सबसे पहला आपको ग्राफ बनाना है वो कैसा बनाना है? एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ एट रेस्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ। क्लियर? नाउ द सेकंड ग्राफ इज, ये आपका आया डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आया टाइम, और आपका ग्राफ कुछ ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया जहाँ पे आपका टाइम ऐसा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, इसको ऐसे बनाऊँ, इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है, इसको भले ही मैं रिमूव कर दूँ फिलहाल। अब इसका मतलब क्या? 1 सेकेंड में अगर आप 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तो ये ऐसे तो बनेगा। 1 सेकेंड में 1, 2 सेकेंड में 2, और 0 में 0। तो इन सबको जब मैंने जोड़ दिया, क्या आ रहा है? अब एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ओरिजिन से, ठीक हो गया। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, तो क्या कांस्टेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट? नहीं, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब 1 1 था तो 1 अपॉन 1, जब 2 और 2 था 2 अपॉन 2, ये भी तो 1 आएगा। जब 3 और 3 था 3 अपॉन 3, ये भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर हर समय 1 आ रहा है तो आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आया? अच्छा, एक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, एक हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नहीं, पहली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो आप कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब चेंज हो रही है, कभी 2, कभी 4, कभी 8, कभी 10। तो यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वेलोसिटी अभी अभी हमने देखा 1 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसा हो जाए, ये टाइम हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो, अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें, 1 सेकेंड में कितना? 0 में 0, 1 में कम है, 2 में बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, देखो ये वेरिएशन जो है बहुत तेज़ी से बदलने लगा। इवन यहाँ आते आते तो ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो गया है। यानी कि इतने से टाइम में आपका इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिफॉर्म मोशन को? नहीं, यूनिफॉर्म तो ये था, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ग्राफ ऊपर को,
ठीक है, जहाँ को स्लोप जा रहा है, अगर स्लोप ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे को आ रहा है तो नेगेटिव है। तो ये भी हमने कर लिया। अब क्या है अगला? अच्छा, कुछ चीज़ें क्लियर मैं आपको कर दूं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे ग्राफ आपका नीचे को आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये ग्राफ अगर नीचे को भी आ रहा है तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता, डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता और ये ऐसे आएगा, तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। जबकि जो वेक्टर होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ऐसा कुछ कर्व आपको मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। टोटल पाथ क्या होता है? आप ऐड करते चलो, अब उसमें वापस इवन आप वापस आए, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आऊँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा, तो इसलिए वो ग्राफ कभी भी नीचे को नहीं आ सकता। तो डिस्टेंस टाइम में याद रखना है, ग्राफ अगर वापस नीचे को आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ऊपर को ही जाते रहना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, अगर आपकी वेलोसिटी है ही नहीं, आप रेस्ट में है तो ये 3 ग्राफ थे डिस्प्लेसमेंट टाइम के। यहीं पे मैंने जरा सा इंसाइट आइडिया दिया आपको डिस्टेंस टाइम का। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम। क्लास 9th में मुझे आज भी याद है, जब ऐसा कुछ ग्राफ आता है ये वाला और बच्चों से पूछते हैं क्या होता है, तो बच्चे एकदम से बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, लेकिन वो तो था डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए ना, ये किसके लिए है? ये है वेलोसिटी और टाइम। तो अगर ये वेलोसिटी और टाइम, ये अगर वेलोसिटी और टाइम है और देखो ये जीरो है, सपोज यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम है सेकेंड में, तो आपका 0 सेकंड में कितनी स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, इसको v जरा दूर रखते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 0 में 40, अब 0 में 40 कैसे हो सकती है? आपने एक बार जब सबसे पहले देखा कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से गई, तो 0 में 40। 1 सेकंड में भी आपने 40 देखा, 2 सेकंड में भी 40 देखा, 3 सेकंड में भी 40 देखा, 4 सेकंड में भी 40 देखा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। जिसको भी ऐसे आइडिया नहीं आता वो 0 में 40 लगाओ, 1 में भी तो 40 है, 2 में भी तो 40 है, 3 में भी तो 40 है, 4 में भी तो 40 है, 5 में भी तो 40 है, यानी कि हमेशा वो क्या है? 40 है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एवरी टाइम। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफ कुछ अलग आ गया, अब चेंज करते हैं, ये नोट कर लिया, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब ग्राफ सपोज कुछ ऐसा आता है, और याद रखना ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही बनाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में नहीं है, ये किसके बीच में? ये है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो बिल्कुल ये मत बोलना सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऊपर को है और लाइन भी ऊपर को जा रही है, ऐसे टाइम ऐसे बढ़ रहा है और ये ऊपर को जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। दूसरा, कुछ कांस्टेंट वाली फीलिंग हमें आ रही है, 10th 9th में हमने देखा था। तो अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाऊं, तो देखो इक्वल डिवीजन आ रहे हैं। इवन आप ये पहले बनाने के बाद रीडिंग ले लो, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस ग्राफ को क्लियर देखो, 1 सेकंड में, सपोज ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, 0 में 0 थी, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। 3 में कितनी है? 3। 4 में कितनी है? 4। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो जब मैं 0 से 1 गया तो टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1 कर दो, चेंज एंड टाइम भी कर सकते हो, तो 1 माइनस 0, v माइनस यू। 0 और 1 के बीच में फाइनल क्या है? 1, इनिशियल क्या है? 0, तो 1 अपॉन 1, तो कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ पे देखो फाइनल टाइम कितना है? 2, इनिशियल टाइम कितना है? 1, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 2 माइनस 1, ये कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फिर मैं और ले लूँ, फिर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ चेंज इन टाइम कितना है? 3 माइनस 2, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इतना सबको दिख रहा है। यहाँ क्या कांस्टेंट है? यहाँ आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या उतनी रहेगी? वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विद अ कांस्टेंट रेट, विद अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या फिर इतना लिख दो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जब आप ये लिख रहे हो हर बार एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। और ये 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड क्या है? ऐसे कर सकते हो, 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड क्या है? आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि 1 सेकेंड में टाइम 1 सेकेंड, v माइनस यू कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अभी पहले सेकेंड में वेलोसिटी 1 है, दूसरे सेकेंड में 2 है, तीसरे सेकेंड में 3 है। तो हर सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड। देख लो, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3। तो हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज आने लगा। ये मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से होती है। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आता है, बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ग्राफ है, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? फिर उसके बाद अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए तो ये तो अंडरस्टूड है। अगर ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में आ रहा है और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है, तो ये किसका ग्राफ होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना इतना। पहला का क्या था? जब स्ट्रेट लाइन जा रही है यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये ग्राफ किसका हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए कि नीचे को आ जाए तो इसका क्या, काहे का ग्राफ है? एक्सेलरेशन का नहीं, ये ग्राफ है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो मैंने आपको स्लोप के बारे में जानकारी दी थी। स्लोप क्या है एक बार फिर देख लो। मैंने कहा ये 3 लाइन है ए बी सी, ए बी सी। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? ए का, बी का या सी का? सी का। ये इतने ऊपर है, इसमें चढ़ने में आपको ज़्यादा चढ़ाई है, इसको चढ़ने में कम चढ़ाई है। तो जितनी ज़्यादा चढ़ाई उतना ज़्यादा स्लोप। तो आपका स्लोप सी में ज़्यादा है लेकिन ए और बी में उसके रिस्पेक्टिवली कम। तो स्लोप का मतलब तो हमें समझ में आता है, लेकिन स्लोप निकालेंगे कैसे? जब मैं 2 ग्राफ ले रहा हूँ, सपोज ए और बी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये θ1, ये θ2। कौन ज़्यादा है? θ2 ज़्यादा। जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा स्लोप। तो ये हम निकालते हैं tan θ से। tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम बेस में, बेस तो दोनों का बराबर है, इस वाले का भी इस वाले का भी इतना ही लिया है, लेकिन परपेंडिकुलर किसका ज़्यादा है? θ2 का ज़्यादा है, इसीलिए उसका tan θ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अरे ये तो दोनों के लिए बराबर है ना, लेकिन एक के लिए ये इतना है और दूसरे के लिए ये इतना है। ये स्लोप किसमें? इसमें ज़्यादा चढ़ाई, यानी कि इसमें ज़्यादा स्लोप। यानी कि जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा स्लोप, जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा tan θ। और इसीलिए स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan θ। और डिफरेंशिएशन में हम बोलते थे क्या? dy बाय dx। y बाय, यानी कि यहाँ पे चेंज इन y एक्सेस अपॉन चेंज इन x एक्सेस, इसी को हम डिफरेंशिएशन में लेते थे। अब देखो, सपोज मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा। ये ठीक। अब यहाँ पे 2 पोजीशन आप देखो। एक देखो, ये इस पोजीशन का नाम दे देते हैं ए और ये दे देते हैं बी। इसमें ग्राफ में देखते ही बता दो ग्राफ किस पोजीशन में मैक्सिमा है और किस पोजीशन में मिनिमा है। इसको भी हटा दो, किस पोजीशन में मैक्सिमम है, किस पोजीशन में मिनिमम है। तो आप कहोगे सर साफ दिख रहा है कि ए पे मैक्सिमम है
मैक्सिमम है और बी पे मिनिमम है, यही तो बोलो। अरे भाई यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ सबसे नीचे, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम पे स्लोप देखो, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी स्लोप आपको देखना हो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो। मान लो ये कर्व ऐसा है, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है ऐसे बना दो, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है ऐसे बना दो। किसी भी पॉइंट में अगर हम ग्राफ कहें, ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है तो इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर मैं तीनों में देखूं तो सबसे ज़्यादा थीटा यहाँ है, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो स्लोप हमने बनाया, तो मैक्सिमा पे स्लोप बनाए स्ट्रेट लाइन बनेगी, मिनिमा पे स्लोप बनाया ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाया तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। जब मैं बना रहा हूँ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं ये लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ y एक्सेस में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, सारा का सारा ये किसके अलॉन्ग है, x एक्सेस। अगर ये ग्राफ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो आप कहते सर ये y में भी चेंज हो रहा है और x में भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है तो सारा का सारा x में चेंज हो रहा है, लेकिन y में तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, ऊपर को तो जा नहीं रहा है, यानी कि y एक्सेस में जो चेंज है वो 0 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना है dy बाई डी एक्स, सिंस dy में कोई चेंज नहीं आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा पे, तो मैक्सिमा पे एंड मिनिमा पे उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स हमेशा कितना होगा, 0। ठीक हो गया, याद रखा। स्लोप दो पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जहाँ से आपका मैक्सिमा और मिनिमा दिख रहा है उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। इसकी जरूरत ज़्यादातर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पड़ती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये नोट कर लिया आपने, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। आप देखिए दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान से देखना, मैं ये कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये कर्व है, आपको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं विजिबिलिटी, हाँ इतना तो दिख ही रहा है, और फिर ऐसे बना लेंगे। इस पॉइंट पे स्लोप देखते रहना, ये आपका सपोज मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, या यहाँ भी छोड़ दो, इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे मैं देखना चाह रहा हूँ स्लोप कैसा है। तो देखो यहाँ स्लोप ऐसा है, यहाँ स्लोप ऐसा हुआ, यहाँ स्लोप ऐसा हुआ, तो क्या ये स्लोप बराबर है? यहाँ पे देखो एंगल इतना ज़्यादा, यहाँ देखो एंगल इतना, और यहाँ देखो एंगल और कम हो गया, यानी कि ये जो एंगल था ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो स्लोप है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ चढ़ाई ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ बिल्कुल कम। तो स्लोप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। वैसे ही अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ तक देख लो पहले, यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आप आके बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ मैक्सिमा है वो तो स्ट्रेट लाइन हो गया, 0 हो गया। फिर ये नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करने लगा, नीचे की तरफ इंक्रीज करने लगा। देखो ये पहले एरो ऊपर को जा रहे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसके बाद 0 के बाद तो नेगेटिव आता है, तो ये नीचे को आने लग गया एरो, देखो स्लोप बढ़ने लगा, यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा है, और स्ट्रेट यहाँ पे 5 पे लोगे तो और ज़्यादा आ जाएगा ये, तो ये और ज़्यादा एंगल आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से इधर को जा रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं 3 पोजीशन ले लूँ, इन पोजीशन पे देखें स्लोप कैसा है, तो इस पोजीशन पे जो स्लोप है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे फिर आपका वो नेगेटिव में चले जा रहा है। तो अगर मैं बनाऊँ स्लोप कैसा हो रहा है, तो यहाँ से स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे आते आते वो 0 हो जा रहा है, और फिर यहाँ को वो क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। वहीं यहाँ मैं मिनिमा पे बनाऊँ तो क्या होगा, मिनिमा पे ऐसा, ऐसा और ऐसा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये डिक्रीज जरूर हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, और उसके बाद देखो इसके बाद ये कहाँ को जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये डिक्रीज ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, और ये कौन जा रहा है, ये स्लोप जा रहा है। स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 0 हो रही है, और फिर नेगेटिव हो जा रही है। स्लोप की वैल्यू देखो आप क्या हो रहा है, 0 हो रही है और फिर पॉजिटिव हो रही है। यहाँ ऊपर को बढ़ेगा स्लोप, देखो ये 0 के बाद ऊपर को जा रहा है, यहाँ 0 के बाद स्लोप कहाँ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है। तो चेंज इन स्लोप अगर आपसे कोई पूछे, चेंज इन स्लोप, स्लोप क्या है वो तो आपको पता है, चेंज इन स्लोप कैसा है, यहाँ नीचे को जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, यहाँ पे ऊपर को जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। अब स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, जिसको ये समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
यहाँ चेंज इन स्लोप नेगेटिव, यहाँ चेंज इन स्लोप, ये स्लोप नहीं है, चेंज इन स्लोप है। स्लोप तो ये था इस पॉइंट पे, मैंने जो भी स्लोप जा रहे थे उस पॉइंट को पे स्लोप देखे, स्लोप कैसे हो रहा है, स्लोप हल्के हल्के जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, हल्के हल्के जीरो हो रहा है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ जो स्लोप है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो चेंज इन स्लोप, स्लोप तो dy बाई डी एक्स है, तो चेंज इन स्लोप, तो फिर इसका डी बाई डी एक्स निकाल दो, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जब भी हमें स्लोप या चेंज इन स्लोप निकालना है तो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और ये क्या आएगा, नीचे को जा रहा है नेगेटिव, लेस देन जीरो। यहाँ क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इज लेस देन जीरो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि स्लोप कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, स्लोप इस वाले केस में नेगेटिव है, क्योंकि देखो चेंज इन स्लोप, ये जो डी बाई डी एक्स कर रहे हो ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। पहले हमने चेंज रिप्रेजेंट करा y का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जब मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ तो मैं इसका चेंज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसका, स्लोप का। और जो स्लोप का चेंज है यहाँ नेगेटिव था, यहाँ को क्या था, पॉजिटिव था। तो जहाँ नेगेटिव है तो लेस देन जीरो, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमा पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, मैक्सिमा पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो, ये कोई स्लोप में चेंज नहीं है। लेकिन चेंज ऑफ स्लोप अगर हम देखते हैं तो वो कितना हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो लेस देन जीरो। यानी कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी है और आपसे कहा जाए बताओ कि ये इस ग्राफ में, कोई भी ग्राफ है आपको दिखाई नहीं है ग्राफ, उस ग्राफ में एक इक्वेशन आ रही है, वहाँ पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है या मिनिमा, तो आप क्या करेंगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसके बाद डी बाय इतना। अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो क्या होगा, मिनिमा। क्लियर? ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट टाइम।